नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। 10 मार्च 10 मार्च 2025 से जो मध्य प्रदेश है, उसका बजट सत्र शुरू हो चुका है और बजट सत्र शुरू होने से पहले एक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से जो राज्यपाल है, उसका होता है अभिभाषण। हुआ क्लियर? आप देखना कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल 176 आर्टिकल 176 में जो राज्यपाल है विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में एक साथ समावेत दोनों सदनों में अभिभाषण अभिभाषण करेगा और विधानसभा विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। हुआ क्लियर? तो इसके साथ ही बजट सत्र शुरू हो गया, ठीक है? और ये जो बजट सत्र बता रहा हूँ आपको मैं, इसका जो अभिभाषण है राज्यपाल का, ठीक है? इस अभिभाषण से जो पिछले 1 साल में, यानी 2024 से लेकर 2025 के मध्य प्रदेश ने क्या-क्या अचीवमेंट किया है, कौन-सी योजना लॉन्च की है, कहाँ का कार्य किया है, ये सभी के बारे में उसमें बताया जाता है। हुआ क्लियर? तो इस अभिभाषण से हम जो हैं, वो जानेंगे जिससे हमारे प्री में, ठीक है, मेंस में और इंटरव्यू में, इन तीनों में जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको वो हल हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना, ठीक है? इसमें कुछ कंटेंट होंगे, आपको बताऊँगा मैं कि कहाँ-कहाँ से एमपीपीएससी क्वेश्चन करता है। आपको कुछ-कुछ जगह तो आपको सेम का सेम आपको टाइप हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा मध्य प्रदेश पीएससी का। हुआ क्लियर? इसलिए ये जो अभिभाषण है, ये ध्यान सुनना। इसके बाद जो मध्य प्रदेश का बजट होगा, उस पे हम चर्चा करेंगे, परंतु ये जो है अभिभाषण, उसकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये जो है पिछले 1 साल में जो मध्य प्रदेश सरकार ने उसने क्या अचीवमेंट की है, उसके बारे में उल्लेख है। हुआ क्लियर? चलिए, तो पहला देख लीजिए आपका कंटेंट ये है कि मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में पंचम सत्र, ठीक है? तो यहाँ से 2 कंटेंट निकल के आ गया आपको कि कौन-सी विधानसभा है? तो ये 16वीं विधानसभा है और उसका ये पंचम सत्र है। हुआ क्लियर? उपस्थित होकर मुझे सदन को संबोधित करते हुए हृदय से प्रसन्नता हो रही है। यानी यहाँ मुझे का मतलब ये है कि राज्यपाल बोल रहा है कि ये मेरी सरकार है और मेरी सरकार ने ये प्रावधान करी है, ठीक है? इस सदन के सदस्यों में लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी मध्य प्रदेश की विधानसभा में श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं को स्थापित किया है। जन कल्याण के विषय में सहज रहकर चर्चा की दृष्टि से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य आदर्श भूमिका निर्वहन करते हुए वास्तव में सदन के सदस्य का यह गुण हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाता है, ठीक है? तो यहाँ से आपको सिर्फ 2 कंटेनर रखना है, एक है पंचम सत्र और 16वीं विधानसभा। हुआ क्लियर? यहाँ पे राज्यपाल बोल रहे हैं कि मेरी सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में मध्य प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए जो संकल्प व्यक्त किया, उसे पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट कंटेंट है, तो यहाँ से आपके कंटेंट शुरू होते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ याद रखना है। तो राज्यपाल कहते हैं कि यह परियोजना मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य करेगी। कौन-सी? केन-बेतवा परियोजना। प्रदेश में बुंदेलखंड के क्षेत्र में 10 जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा बढ़ाने में सहायक होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना में बुंदेलखंड के कितने जिलों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी? तो वो कितने जिले हैं? वो 10 जिले हैं। ये कंटेंट को आप याद रखना। हुआ क्लियर? अब जो है पार्वती, कालीसिंध और चंबल जो परियोजना है, इसमें 11 जिलों को लाभान्वित करेगा। देखना, तो जो कौन-सी परियोजना है, एक है केन-बेतवा परियोजना, इसमें 10 जिले को पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध होगा। लेकिन वहीं पर पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजना में 11 जिलों को सिंचाई सुविधा और पेयजल उपलब्ध होगा, ठीक है? तो ये 10-11 जो है आप कन्फ्यूज़न नहीं होना। जहाँ पे केन-बेतवा आएगा वहाँ पर 10 जिले हैं और जहाँ पर कालीसिंध, चंबल और पार्वती नदी है वहाँ पे 11 जिले हैं। हुआ क्लियर? केन-बेतवा लिंक परियोजना यूपी के लिए है, साथ है
और जो पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजना है ये राजस्थान के साथ है। हुआ क्लियर? ठीक है। मध्य प्रदेश के जिलों के साथ केन बेतवा परियोजना जहां उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका लाभान्वित होगा, वहीं पर पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजना जो है राजस्थान के साथ लाभ मिलेगा। हुआ क्लियर? और यह सिलसिला जो है आगे थमा नहीं है। तीसरी जो अंतरराज्यीय परियोजना है वो है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज। ठीक है। जो ताप्ती बेसिन होगी इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के साथ ये संयुक्त रूप से इस दिशा में दोनों प्रदेश जो है आवश्यक प्रक्रिया चलाई जा रही है। वह क्लियर? इसके अंतर्गत जो है बुरहानपुर और खंडवा जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। हुआ क्लियर? और इसके साथ ही जो राज्य की जो गंभीर नदी हैं उनको भी जोड़ने का कार्य किया जाएगा। हुआ क्लियर? तो आपको याद रखना है कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसमें 10 जिले को लाभ होगा और जो कालीसिंध, पार्वती और चंबल नदी है उसमें 11 जिलों को लाभ होगा। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये यूपी के साथ है और जो कालीसिंध, पार्वती, चंबल नदी है ये राजस्थान के साथ है। हुआ क्लियर? और जो इस पीपीटी में बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनने ज्ञान का मंत्र दिया। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कंटेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो जी का मतलब होता है गरीब, वाई का मतलब होता है युवा, ए का मतलब होता है अन्नदाता और एन का मतलब होता है नारी। ठीक है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन चारों वर्गों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। मेरी सरकार इन चारों के लिए 4 मिशन लॉन्च कर रही है। कौन-कौन सी? युवा के लिए युवा शक्ति, गरीब के लिए गरीब कल्याण, अन्नदाता के लिए किसान कल्याण और नारी के लिए नारी सशक्तिकरण। मिशन प्रारंभ कर दिया है। हुआ क्लियर? तो आपको क्वेश्चन आया कि ज्ञान क्या है? तो ज्ञान का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, ज्ञान के लिए कौन-सी योजना लॉन्च की जा रही है? तो 4 मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं। युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण। हुआ क्लियर? तो आपको सारे कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हुआ क्लियर? अब नेक्स्ट में क्या है, सरकार का मोटो क्या है? गरीबी मिटाना नहीं है। सरकार का जो मोटो है, जो लक्ष्य है, वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक को कम करना है। कैसे देखना? गरीबी में क्या आता है? कपड़ा, मकान और खाना है। परंतु बहुआयामी गरीबी सूचकांक जहाँ आता है, वहाँ पे 12 सूचकांक काम करते हैं। जिसके अंतर्गत अच्छा रहना, अच्छा खाना, शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसे 12 सूचकांक जिसको मिलेंगे, वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर आ जाएगा। तो सरकार का लक्ष्य जो है बहुआयामी सूचकांक कम करने के उद्देश्य में गरीब कल्याण मिशन आरंभ किया गया है। इसके लिए जो है गरीब कल्याण मिशन मुख्यतः 3 घटकों पर काम करता है। देखना, यहाँ पे जो गरीब कल्याण है, ये 3 घटकों पर काम कर रहा है। एक है बहुआयामी गरीबी, दूसरा है इंडेक्स में सुधार और तीसरा है आजीविका सुदृढ़ीकरण। हुआ क्लियर? और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। हुआ क्लियर? यहाँ पे जो जी का मतलब गरीब है, इसके लिए गरीब कल्याण लाया जा रहा है और जो गरीब कल्याण है, ये 3 घटकों पे काम कर रहा है। बहुआयामी गरीबी, इंडेक्स सुधार और आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों में सशक्तिकरण पर केंद्रित है। हुआ क्लियर? तो आपको ये यहाँ से इतना रखना है, ठीक है? नेक्स्ट में राज्यपाल कहते हैं कि मेरी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा उन्मुखीकरण की गतिविधियों में समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया और इसके लिए समस्त 54 विभाग 54 विभाग में संचालित युवाओं के हित और उनसे संबंधित योजनाओं को कार्यक्रमों को समन्वय करते हुए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उनकी क्षमता संवर्धन और उद्यमिता में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं की जो ऊर्जा है, देश और प्रदेश के हित में उपयोग करना है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो आपको याली जो योजना है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन आरंभ किया गया।
हुआ क्लियर? तो आपको ये कंटेंट याद होना चाहिए। नेक्स्ट में जो राज्यपाल कहते हैं कि मेरी सरकार ने महिलाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के जो उद्देश्य हैं वो महिलाओं और बालिकाओं, यहाँ पे क्या लिखा है, महिला और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास, सुरक्षा, महिलाओं और बालिकाओं तक विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट किसी ने अगर 2025 का प्री दिया होगा तो वहाँ लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में पूछा था और सेम इस प्रकार से कोड दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो देवी अहिल्या नारी के तहत जो है, महिलाएं तो है ही हैं, परंतु वहाँ बालिकाओं को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास, सुरक्षा, ये सब जो सेवाएँ हैं ये इसमें इंक्लूड है। हुआ क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए। राज्यपाल आगे इस अभिभाषण में बात करते हैं, किसानों की आय दुगनी करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि सरकार जो है 2022 में किसानों की आय दुगनी कर रही थी, परंतु आज 2025 हो चुका है और किसानों की हालत में सुधार नहीं आया है। ठीक है? इसलिए जो सरकार है उसने क्या करी, उसने पहले ला दी ओडीओपी ला दी। अब ये क्यों लाई? अब देखना, किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की उपज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे? देखना, ओडीओपी आई थी, ओडीओपी। ओडीओपी का मतलब होता है कि एक जिला एक उत्पाद। जैसे कि बालाघाट जिले का चिन्नौर चावल को राष्ट्रीय स्तर मिल गया, मिल गया। अब ये जो बालाघाट जिले का चावल है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना लिया है कि यहाँ तक वो पहुँच चुका है, तो यहाँ से भी यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो बालाघाट जिला जो है, यहाँ का जो किसान है, ये चिन्नौर चावल का उत्पादन करेगा। अब उत्पादन के लिए क्या होगा? जब उस चावल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है कि बालाघाट जिले में चिन्नौर चावल अच्छा होता है, तो उसके लिए किसानों को क्या दिया जाएगा? उपज की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए आधुनिक तकनीकों और साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि जो उत्पादन हो रहा है चावल, उसमें गुणवत्ता में सुधार होगा और सुधार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा और इसको बढ़ावा दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। इस प्रकार से क्या होगा कि जो चीज़ जिले में सिमटी हुई थी, वो राष्ट्रीय में चलेगी, जो राष्ट्रीय में सिमटी हुई थी, वो अंतर्राष्ट्रीय से चलेगी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चली गई। सिंपल सी बात है, जो उसका उत्पादन है, उसमें बढ़ोतरी करेगा, वो इंस्पायर होगा, मोटिवेट होगा और उत्पादन करेगा और जो किसान है, उसकी स्थिति में सुधार होगा और उसके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। हुआ क्लियर? इस प्रकार से उसकी जो किसान की जो आय है, उसमें वृद्धि होगी। ये किसान का, ये सरकार का मोटो है। हुआ क्लियर? तो आपको ये चीज़ याद रखना है। हुआ क्लियर? अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट को वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। एक तो किसान कल्याण मिशन, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और ओडीओपी। इन तीनों कंटेंट का उपयोग करके आप एक अच्छा आंसर दे सकते हो। सरकार के प्रयास किस प्रकार से हैं किसानों की आय दुगनी करने के क्षेत्र में। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है, वो सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम है। आपको याद होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे सोयाबीन उत्पादन जो हो रहा है, उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो आपको ये कंटेंट याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? और आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों के 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का निर्णय लिया गया है। इतिहास में पहली बार बात कर रहा है ये। आपसे पूछ लेगा और सिंपल सी बात है, जो एमपी है वो सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम है। तो आपसे क्वेश्चन ये कर लिया है कि एमपी में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम है, इसकी वर्तमान एमएसपी कितनी है? तो वो है 4,892 रुपए प्रति क्विंटल। हुआ क्लियर? ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट में बात करते हैं कि एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना आरंभ कर लिया गया है। इसके अंतर्गत, योजना के अंतर्गत जो है कोदो कुटकी के उपार्जन के लिए महासंघ का गठन किया गया है। ऐसे अन्न उत्पादक किसानों को 3,900 रुपए प्रति क्विंटल के मान से डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में
राशि देने का प्रबंध किया गया है। इसके अंतर्गत जैविक, उन्नत और प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हुआ क्लियर? यानी कि एक तरफ वो ओडीपी ला दिया, उसके उत्पाद को नेशनल, इंटरनेशनल बना दिया, ठीक है? और उसके साथ ही वो बोल रहा है कि हम जो हैं, उसकी जो जैविक उत्पादन है, उन्नत है और प्राकृतिक खेतों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि जो भूमि है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है, वो मेंटेन रहे और जो सरकार या विश्व का सतत विकास का जो लक्ष्य है, वो भी आगे बढ़ता रहे। हुआ क्लियर? तो ये आपको कंटेंट याद होना चाहिए। ये सारे आपके कंटेंट जो है, आपका प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू तक के क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको राज्यपाल का जो अभिभाषण है, उसे लाइन बाय लाइन पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ से कंटेंट निकाल सको कि आपको बताऊँगा भी कि सेम का सेम क्वेश्चन भी एमपीएससी पूछ चुका है। हुआ क्लियर? ठीक है। और राज्यपाल आगे बताते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, ये उद्यानिकी फसलों में अग्रणी राज्य बनने के लिए जो वर्तमान क्षेत्रफल है 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर उद्यानिकी फसलों के लिए वो 30 लाख हेक्टेयर करने का एमपी सरकार का लक्ष्य है। ठीक है? तो ये जो है, ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? आगे वो बात करता है सौर ऊर्जा प्लेट की, बाकी ये हमको याद नहीं करना, परंतु ये आपको 2 चीज़ याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ये एक कंटेंट, ठीक है? और एक ये वाला कंटेंट। हुआ क्लियर? ठीक है? ये जो कंटेंट बताने का एक ही मोटो है कि अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन भी आपको वहाँ से हैंडल हो जाए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट में बात करते हैं कि जो प्रदेश में सतत विकास, कृषि को लाभ व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से नर्मदा घाटी विकास जल संसाधन विभाग की सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर को वर्ष 2028 तक 100 लाख हेक्टेयर करने तक विकसित किया जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि जो एमपी सरकार है, वो नर्मदा घाटी विकास विभाग और जल संसाधन विभाग की सिंचाई क्षमता जो है अभी कितनी है, 50 लाख हेक्टेयर है। उसको बढ़ाकर 2028-29 में 100 लाख हेक्टेयर करने तक का लक्ष्य बनाया जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन आया है कि आपका 50 से 100 हो रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे और कब तक कर रहा है? वो करेगा 2028-29 तक बढ़ाने का लक्ष्य है उसका। हुआ क्लियर? और आगे बताते हैं राज्यपाल जी की माइक्रो सिंचाई में प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। दिसंबर 2024 तक माइक्रो सिंचाई परियोजना में 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की जा रही है। हुआ क्लियर? तो आपको ये भी कंटेंट याद होना चाहिए और ये तो आप वेरी वेरी आईएम पे लगा लीजिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट पीपीटी हम बात करते हैं, वो करते हैं हम किसकी? शिक्षा की। नेक्स्ट पीपीटी है आपकी शिक्षा की। शिक्षा में आपके बहुत से काम हुए, परंतु आपको मेनली याद रखना है कि प्रदेश में 3 नवीनतम शासकीय विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। एक कौन-सा है? क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन में। तो आपको याद होना चाहिए कि क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया रहा है? ये खरगोन जिले में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा है क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर? गुना में स्थापित हुआ है। और तीसरा है रानी अवंतिकाबाई लोधी विश्वविद्यालय, कहाँ पर? सागर में स्थापित हुई है। ठीक है? आपको तीनों शासकीय विश्वविद्यालय का नाम याद होना चाहिए और प्लस उनके जिले याद होना चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि क्रांति टाटा टोपे जो विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गुना में है। रानी अवंतीबाई कहाँ पर है? तो सागर में है। और टांट्याभिल कहाँ पर है? तो ये खरगोन में। हुआ क्लियर? ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पीपीटी में बोल रहा है कि जो आईआईटी दिल्ली के सहयोग से 3 महाविद्यालयों में 4 सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी स्थापित किए गए हैं। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर, परिसर ध्यान रखना, ठीक है? परिसर यानी कैंपस स्थापित करने की कार्रवाई प्रचलन में है। हुआ क्लियर? तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये आईआईटी दिल्ली के संयोग से काम हो रहा है इसलिए, ठीक है? और संभाग मुख्यालय में सागर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का उन्नयन कर प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। ये उतना इम्पोर्टेंट, ये उतना महत्वपूर्ण कंटेंट नहीं है, परंतु आपको ये वाला कंटेंट आपको याद होना चाहिए। होगा क्लियर? ये जो पीपीटी है, इसमें हम बात करेंगे चिकित्सा की। प्रदेश में नागरिकों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए निरंतर नए मेडिकल कॉलेज भी आरंभ किए जा रहे हैं।
प्रदेश में वर्तमान में 17, कितने 17 शासकीय, 13 निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 साल में 3 मेडिकल कॉलेज आरंभ करवाए हैं। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, आपको कंटिन्यू होना चाहिए यहाँ से। 17 कितने हैं शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं और 13 जो हैं निजी मेडिकल कॉलेज हैं। आपको ये याद ना भी हो, परंतु आपको 17 याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि प्रदेश में सभी जिलों में कुल 65 होमो डायलिसिस इकाई संचालित है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक कृत्रिम किडनी डायलिसिस मशीन का उपयोग करके रक्त को शुद्ध या फ़िल्टर किया जाता है, ठीक है? ये कहलाता है होमोडायलिसिस। ये कितनी इकाई हैं इसकी? ये हैं 65 इकाइयाँ जिलों में, सभी जिलों में। हुआ क्लियर? ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। और ये याद रखना कि 11 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय आरंभ करेगी और 108 आयुष औषधि भवन निर्मित किए जाएँगे और जनजाति बहुल बालाघाट जिले में औषधि हेतु शोध केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। ठीक है? तो यहाँ से आपको याद रखना है 11 आयुर्वेदिक महाविद्यालय और 108 आयुष औषधालय भवन निर्माण और बालाघाट में औषधि हेतु शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिला कौन सा है? बालाघाट। ठीक है? तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि औषधि हेतु शोध केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा, तो उसका आंसर है बालाघाट। ठीक है? कितने महाविद्यालय बनेंगे आयुर्वेद के? तो 11 बनेंगे। कितने आयुष औषधालय भवन निर्मित किए जाएंगे? तो 108 किए जाएंगे। हुआ क्लियर? तो आपको ये याद होना चाहिए। और ये कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश आवास योजना शहरी में प्रथम चरण में 8,33,000 आवास बनाकर मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। कौन से? द्वितीय स्थान पर। आपको ये द्वितीय स्थान याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? राज्यपाल आगे बोलते हैं कि मेरी सरकार द्वारा पूज्य संत रविदास जी की स्मृति में प्रदेश में 30 अनुसूचित जाति बहुल्य जिलों में संत रविदास स्मारक सह सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा और सागर के निकट संत रविदास मंदिर का कार्य प्रगति में है। हुआ क्लियर? यानी आपको क्वेश्चन करेगा कि संत रविदास जो मंदिर है ये कहाँ बन रहा है? तो ये सागर में बन रहा है। हुआ क्लियर? और कितने अनुसूचित जाति बहुल जिले में ये जो रविदास स्मारक समुदाय है, ये इसका निर्माण किया जाएगा, तो ये कितने हैं? 30 है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? आपको दोनों कंटेंट याद होना चाहिए यहाँ से। और ये ध्यान रखना कि पीएम स्वनिधि योजना में 13 लाख से अधिक कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण दिलवाकर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? आप सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार जो है जनजातीय क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दे रही है। उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों के बैगा, भारिया, सहारिया जनजाति के हितग्राही को लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है? तो आपसे पहले क्वेश्चन करेगा आपसे कि जो जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ कब किया गया है? वो किया गया है 15 नवंबर 2023 को। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि 15 नवंबर क्यों? क्योंकि जो झारखंड के बिरसा मुंडा है, उनका जन्मदिन है 15 नवंबर, इसलिए। हुआ क्लियर? और इस योजना के अंतर्गत 24 जिलों में बैगा, भारिया और सहारिया जनजातियों के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बैगा, भारिया और सहारिया का जो विस्तार है, ये कितने जिलों में है? तो आप ध्यान रखना है 24 जिलों में है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग। हुआ क्लियर? तो यहाँ से 2 कंटेंट आपको याद होना चाहिए। राज्यपाल आगे कहते हैं कि मेरी सरकार विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास के लिए संकल्पित है। प्रदेश में इन समुदाय के अंतर्गत कुल 51 प्रजातियां अधिसूचित है। इनमें से 14 अनुसूचित जाति, 10 ओबीसी, 27 अनारक्षित वर्ग आर्थिक सामान्य श्रेणी में सम्मिलित है। इन वर्गों में विद्यार्थियों को 2025-24 में राशि, ये तो छोड़ दो, ठीक है,
आपको ध्यान रखना है कि कुल प्रदेश में 51 जातियाँ अधिसूचित है, जिसमें से 14 जो है अनुसूचित जाति हैं, 10 जो हैं ओबीसी वर्ग की हैं और 27 जो हैं अनारक्षित वर्ग की हैं। ठीक है? तो कुल कितनी जाति है? 51 जाति हैं, ये कंटिन्यू होना चाहिए। यहाँ से ये कंटिन्यू निकल के आता है। हुआ क्लियर? अगर आपने मध्य प्रदेश प्री 2025 का प्री दिया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन, उसके स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उसकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना में प्रदेश की 1,27,21,000 बहनों को प्रति माह हितग्राही है। हुआ क्लियर? यहाँ से अभी पीएससी में जो क्वेश्चन आया था, उसने किया था, ए कोड दिया था दूसरा, दूसरा कोड दिया था और तीसरा कोड दिया था, ठीक है? और ये बोला था इनमें से कौन-सा नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो देखना यहाँ से जो उसने लाइन उठाया था, ये पूरा लाइन उठाया था यहाँ तक और ये क्वेश्चन 2025 के प्री में कर चुका है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करता है वो ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो आधे क्वेश्चन तो आपके जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है या फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट से आया था, ठीक है? और उसका आंसर क्या था? लाडली बहना योजना। ऑल सभी था उसका आंसर। हुआ क्लियर? आप देखना क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिखेगा 2025 के एग्ज़ाम में। इसलिए आपको बता रहा हूँ आपको कि जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है, ये राज्य की जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। ये प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू की दृष्टि से। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना है सर। नेक्स्ट कंटेंट है भारत सरकार ने 24,662 आंगनबाड़ी केंद्रों का समक्ष आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उन्नयन करने की स्वीकृति मिली। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 355 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए हैं। तो आपको याद होना चाहिए क्या? 355 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए हैं। हुआ क्लियर? ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। आप देखना एक वर्ड सुनने मिलता है आपको, धार्मिक पर्यटन। उसी के अंतर्गत जो है, जो सरकार है, ये आध्यात्मिक लोक विकसित किए जा रहे हैं। ये स्थान भी पर्यटन विकास और अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से मध्य प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ के प्रदेश में जुड़े आस्था स्थलों को चित्रांकन करवाकर एक दीर्घा तैयार की गई है। ऐसे स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। यानी कहने का मतलब ये है कि राम भगवान जो है, वो जहाँ-जहाँ एमपी में आए थे, उनको एक पथ में ऐड किया जाएगा, जिसे रामचंद्र वन गमन पथ नाम दिया जाएगा और इस माध्यम से क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा पर्यटन और अर्थव्यवस्था में विकास होगा। जैसे कि अब राम जहाँ-जहाँ भगवान राम थे, जहाँ-जहाँ रुके थे, वो एक पथ बन गया। अब पथ बनने से क्या हुआ? वो एक पर्यटन का केंद्र बन गया और इससे क्या होगा, जो बाहर लोग आएँगे उससे वहाँ की जो इकोनॉमी है बूस्ट होगी। इससे जो अर्थव्यवस्था है उसमें सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हुआ क्लियर? तो ये सरकार का एक लक्ष्य है। उसी प्रकार से इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े विभिन्न तीर्थ स्थलों जैसे कि संदीपनी आश्रम, ये कहाँ पर? उज्जैन में, नारायण उज्जैन में, जानापाव इंदौर में, अमझेरा धार को जोड़कर श्री कृष्ण पायथी का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ-जहाँ रुके हैं, उनका समय जहाँ-जहाँ था, उसको भी ऐड करके एक श्री कृष्ण पायथी बनाया जाएगा और इसी प्रकार से वो पर्यटन का विकास होगा और इसी माध्यम से उसकी जो अर्थव्यवस्था उसमें बूस्ट आएगा। तो इस प्रकार से जो है पर्यटन और अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। तो ये सरकार का जो है वो मोटो है। सिंपल से आपको याद रखना है कि जो रामचंद्र वनपथ बन रहा है एक और एक श्री कृष्ण पथ बन रहा है। इसके अंतर्गत जो जाना-पाव इंदौर है, अमझेरा धार, संदीपनी आश्रम उज्जैन और नारायण उज्जैन, इसको ऐड किया जाएगा। हुआ क्लियर? तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंहस्थ 2028 में अलौकिक वैश्विक आयोजन बनाया जाएगा। उज्जैन में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी और ये क्वेश्चन जो है 2024 के प्री में आ चुका है। तो ये सेम क्वेश्चन उठा के देता है आयोग, इसलिए आपके लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण हो गया और राज्यपाल का अभिभाषण हो गया, ये काफ़ी आईएमपी हो जाता है एग्ज़ाम के प्री, मेंस और इंटरव्यू की दृष्टि से। हुआ क्लियर? अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि ओमकारेश्वर में स्थित एकात्मक धाम का
चरणबद्ध रूप से विकसित किया जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले इंटरव्यू में कि जो शंकराचार्य है, इसकी जो इन अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन कर ले कि आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, इसे ओमकारेश्वर में ही स्थापित क्यों किया जा रहा है? तो उसका आप आंसर देना कि 12 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर वो आए थे और अपने गुरु से शिक्षा लिए थे। इसलिए आप देखना कि जो शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की जा रही है, प्रतिमा स्थापित की जा रही है, इस प्रतिमा में जो उनके ऐज का चित्रण किया गया है, वो एक्चुअली 12 वर्ष की अवस्था का चित्रण किया गया है। हुआ क्लियर? सिंपल सा आंसर देना आप, ठीक है? संपूर्ण क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय लिया गया है। तो प्रदेश में जितने भी धार्मिक नगर हैं, उसमें शराबबंदी का प्रावधान किया जा रहा है, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओमकारेश्वर किस जिले में है, महेश्वर किस जिले में है, मंडलेश्वर किस जिले में है, ओरछा किस जिले में है, चित्रकूट, अमरकंटक, ठीक है? मैहर, दतिया, पन्ना, ये जितने भी आपको दार्शनिक, ये आध्यात्मिक नगर दिख रहे हैं, इनमें जो बात चल रही है शराबबंदी की, ये कौन-कौन से जिले में है, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं कि ओमकारेश्वर किस जिले में है, मैसूर के जिले में आप बताइए, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि ये क्वेश्चन आउट है। जैसे आप देखना कि शराबबंदी की बात चल रही है यहाँ पर और वो धार्मिक नगर में बात चल रही है, तो आप सिंपल सी बात है कि जितने भी आपको नगर दिए हैं, इन नगरों को पूछ लिया कि किस जिले में है, तो आपको वो याद होना चाहिए। क्वेश्चन आउट हो चुका है पहले से, ठीक है? बस आपको अवेयर होने की ज़रूरत थी, ये अवेयर मैंने यहाँ पे कर दिया आपको। तो ध्यान रखना कि इन जितने भी स्थल दिए गए हैं, इसके जिले याद कर लें, किस जिले में दिया गया। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है कि मेरी सरकार ने नगरों को अधोसंरचना विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन महानगर क्षेत्र बनाने, इनमें एक महानगर क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, धार को एकीकृत कर दूसरा महानगर क्षेत्र प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा, राजगढ़ को एकीकृत कर विकसित किया जाएगा। ठीक है? आपको ये तो पॉइंट याद होगा ही होगा, परंतु आपको ये भी याद कर लेना है कि आपसे क्वेश्चन करे कि को यहाँ से आपको एक जो शहर है वो छोड़ देगा, बोलेगा इनमें से कौन-सा नहीं है, या पूरे दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन-सा है। ठीक है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेता है, इसलिए आपको दोनों चीज़ याद होना चाहिए, क्योंकि 2 ही प्रदेश में महानगर क्षेत्र बनने के कगार में है, इसलिए आपको दोनों जो है ये और ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ठीक है? दूसरी चीज़, प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है? एक है नर्मदा, एक है विंध्य एक्सप्रेस, एक है मालवा निर्माण, एक है अटल, एक है बुंदेलखंड, एक है मध्य भारत एक्सप्रेसवे, ठीक है? तो आपको 6 एक्सप्रेसवे, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 6 एक्सप्रेसवे और उनकी जो किलोमीटर लंबाई है, ये दोनों चीज़ याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन कर लिया है कि नर्मदा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, विंध्य एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है, तो आपको वो याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? और संख्या पूछा है कितने एक्सप्रेसवे हैं, तो वो 6 एक्सप्रेसवे हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है, गत वर्ष छात्र नए ब्रिज 5190 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनी हैं। आपको ये याद रखना है कि प्रदेश में कुल 9315 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको ये कंटेंट पूछ लिया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, कितना किलोमीटर है, तो आपको बताना चाहिए कि 9315 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? यहाँ बात चल रही है आपकी नवीनीकरण ऊर्जा की, ठीक है? देश में पहली बार नवीनीकरण ऊर्जा को स्टोर करने के लिए पहल पहल हुई है। रीवा में सौर ऊर्जा पार्क देश में सबसे बड़े ऊर्जा पार्क में से एक है, तो आपको ये कंटेंट याद आना चाहिए, ठीक है? ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग प्लांट स्थापित ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है? ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया गया है गत 12 वर्षों में, ये कंटेंट, गत 12 वर्षों में मध्य प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा में 14 गुना की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन आया कि पिछले 12 वर्षों में मध्य प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा में कितने गुना की वृद्धि हुई है? 14, 12, 13, या तो उसका आंसर क्या होगा? 14 गुना की वृद्धि हुई है। और आप देखना, अभी जस्ट एमपीएससी प्री 2025 जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन कर लिया था कि 2003-2 में प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो उसका आंसर क्या था? 4 गुना की वृद्धि हो चुकी है। ये क्वेश्चन उसने दायर किया था किससे? इकोनॉमी सर्वे से। आपको ये भी क्वेश्चन याद होना चाहिए कि
14 गुना की वृद्धि हुई है नवीनीकरण ऊर्जा में पिछले 12 वर्षों में। हुआ क्लियर? ठीक है। और अभी जस्ट आपने न्यूज़ में पढ़ा है, सुना भी होगा कि जो मध्य प्रदेश में वहाँ पे क्या हुआ हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है और इससे पहले 2024 में उज्जैन में शुरू हुई थी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। हुआ क्लियर? तो ये आपको दोनों चीज़ याद होना चाहिए कि अभी वर्तमान में कहाँ हुई है? भोपाल में हुई है। ठीक है? और इसी के अंतर्गत किसके अंतर्गत समिट हुई है? इसके अंतर्गत पीएम मोदी जी ने भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में औद्योगिक निवेश के प्रोत्साहन के लिए 18 नवीन नीति का शुभारंभ किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि वर्तमान में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई थी भोपाल में, इसमें कितनी नवीन नीति का शुभारंभ किया गया है? तो वो 18 नवीन नीति है। ये आपको दिख रही है 18 नवीन नीति, ठीक है? तो आपको संख्या याद रखना है कि कितनी नीति है? तो 18 नवीन नीति है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है आपका संसाधनों से क्वेश्चन दिया खनिज का, ठीक है? प्रदेश में कोयला, चूना पत्थर, ताम्र अयस्क, मैग्नीज, आयरन, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट आदि प्रमुख खनिजों का दोहन किया जाता है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि हीरे की उपलब्धता में प्रदेश का देश में एक अधिकार है, एक कर पाया है, ठीक है? और वित्तीय वर्ष 2023-24 में ताम्र अयस्क और मैग्नीज उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। हुआ क्लियर? 2023-24 के अकॉर्डिंग ताम्र अयस्क और मैग्नीज उत्पादन में क्या बोल रहे हैं? उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। आपको ये कंटेंट याद होना चाहिए। रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर में दूसरा, कोयले उत्पादन में चौथा स्थान है। ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ये कंटेंट ऐसे ही क्वेश्चन करता है कि मध्य प्रदेश में उत्पादन में मैग्नीज से कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। और रॉक फॉस्फेट और चूना में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन करता है, वैसे ध्यान रखना उसका। नेक्स्ट कंटेंट है कि प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट रीवा में आरंभ हुआ है। हुआ क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन कराया है कि छठवां जो एयरपोर्ट है कहाँ आरंभ हुआ है? तो रीवा में है। कितने एयरपोर्ट हो चुके हैं? तो 6 एयरपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ से याद रखना कि जो पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा आरंभ की जा रही है और इस सेवा के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन और ओमकारेश्वर को जोड़ा जाएगा। कौन सी योजना है वो? पीएम श्री धार्मिक पर्यटन योजना। नेक्स्ट पीपीटी है सुशासन का। सुशासन के लिए मेरी सरकार ठोस प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां नागरिकों को अधिसूचित सेवा देने की कानूनी गारंटी दी गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा की गारंटी अधिनियम 25 सितंबर 2010 से प्रभावित चली है। अब ये क्वेश्चन पुराना है परंतु इसकी चर्चा वर्तमान चली है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब प्रभावशाली था प्रदेश में, कब से प्रभावशाली है? तो ये आप सबको याद होना चाहिए। 10 तो आपको याद है परंतु आपको याद होना चाहिए 25 दिसंबर 2010। हुआ क्लियर? अब ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आपको लगेगा क्वेश्चन जो है ओल्ड है, पर ओल्ड नहीं है वो। एक्चुअली जो इसकी चर्चा ली है वर्तमान में कि जो प्रदेश है ये पहला राज्य है जहाँ नागरिकों को अधिसूचित सेवा देने में कानूनी गारंटी दी जा रही है, इसलिए। हुआ क्लियर? ये इस प्रकार क्वेश्चन करता है, ध्यान रखना। ये पीपीटी है जन कल्याण अभियान। सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि मेरी सरकार दिसंबर 2024 जनवरी 25 में नागरिकों को समस्याओं को समय सीमा में हल करने के लिए विशेष कार्रवाई की है। प्रदेश में 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का संचालन 42 लाख से अधिक नागरिकों को हित लाभ प्रदान किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि जो जन कल्याण अभियान है इसका संचालन कब से कब तक था? तो वो है 11 दिसंबर 2024 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक। ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? यहाँ पे जो आपका राज्यपाल का अभिभाषण है समाप्त होता है। तो यहाँ ये जो लेक्चर है आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।